So hello everyone, welcome back all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. So here I am your friend, your companion Chitransh Dadej and we are going to discuss the second part of prepositions. तो prepositions का guys हम लोग first part discuss कर चुके थे. First part में हमने preposition की definition देखी कि किस तरीके से prepositions काम करते हैं, कहाँ वो stand करते हैं और किसका संबंध किससे स्थापित करते हैं. अगर आप लोगों ने guys first part नहीं देखा है इस वीडियो का तो आप एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्रपोजिशन पार्ट 1 के नाम से मिलेगा. वहाँ पर आप मेरा पार्ट 1 जो है प्रपोजिशन का वो देख सकते हैं. और उसके साथ ही अगर मान लीजिए आपने बाकी के पार्ट्स भी नहीं देखे हैं, क्योंकि देखिए गाइस जब एक कोर्स चलता है तो हमेशा प्रीवियस रेफरेंसेस लिए जाते हैं. यानी कि जैसा कि मैंने तब बताया था, जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था, जैसा मैंने उस टॉपिक में कहा था. तो जब हम एक प्रॉपरली एक कोर्स के वे में चलते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं होते हैं, तब हम हमेशा प्रीवियस रेफरेंसेस लेते हैं. तो अगर कहीं पर भी कोई आपको डाउट रहता है तो एक बार प्लीज़ जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाउन से आप अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए और नाउन से पढ़ते हुए आप धीरे धीरे आगे तक आइए ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, है ना. मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इतना सरल भाषा में बिल्कुल एक नॉमिनल लैंग्वेज जैसी बोलचाल की हमारी भाषा होती है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे. तो एक बार आप सारे वीडियोज़ देखिए. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जल्द ही मैं आप लोगों के सामने लाइव आने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो बहुत जल्द आपको लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किस दिन और कितनी बजे मैं आपके साथ लाइव रहूँगा. तो लाइव में गाइज ये रहेगा हमारा कि मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा और प्रैक्टिस करवाने के बाद उसी वीडियो में सेम जो हमारा लाइव सेशन चल रहा होगा उसी में आपको क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए. तो हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की और हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है गाइस. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें और सही टाइम पर आप अपडेट होते रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच. तो गाइस हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, प्रेपोजिशन पार्ट 2. लास्ट पार्ट में हमने लास्ट देखा था फ्रॉम के बाद आता है इन. अब देखिए गाइज इन वापस से कॉम्प्लिकेटेड आ गया. इन जो आता है वो टाइम के लिए भी आता है और प्लेस के लिए भी आता है. ठीक है. तो टाइम के लिए और प्लेस के लिए इनका इस्तेमाल कब होता है, जब भी एक पीरियड ऑफ टाइम वर्ड आता है. ठीक है. जैसे कि डे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, एक 24 घंटे का समय है. जब भी आता है मंथ, 30 डेज का टाइम पीरियड है, ये 24 आवर्स का है. तो यहाँ पर क्या है, ये एक टाइम पीरियड होता है, ये 30 दिन का होता है, ये 24 घंटे का होता है. तो इन, या फिर अगर कोई मंथ आता है तो इन, राइट. अगर किसी मंथ का नाम आता है तो इनका यूज किया जाता है. आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, मेरा जन्म कब हुआ था, नवंबर में. जस्ट बिकॉज नवंबर इज अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव यूज्ड हियर इन. और जब भी कोई एनक्लोज्ड प्लेस हो, कोई भी ऐसी जगह जो 4 दीवारी से घिरी हुई हो, बंद हो, तो उसके लिए हम ऐसे स्थान को बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं. जैसे आई एम इन द क्लासरूम, वेयर एम आई, इन द क्लासरूम, क्योंकि मेरी जो क्लासरूम है वो क्या है, चारों तरफ से सराउंडेड है, घिरी हुई है. तो उसके लिए गाइज हम लोग यहाँ पर इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू का मतलब इसके साथ, इन एडिशन टू योर ब्रेन्स, तुम्हारे दिमाग के, तुम्हारे विचारों के साथ साथ यू ऑल्सो हैव ब्यूटी, यानी कि दिमाग के साथ तुम्हारे अंदर सुंदरता भी है. इन केस ऑफ का मतलब होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, के वक्त पर, के समय पर. ठीक है. एक मिनट में इसे थोड़ा सा, के वक्त या के समय के लिए इन केस ऑफ का यूज किया जाता है. इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी होने पर, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो. तो पर, इन केस ऑफ का मतलब पर के तरफ पे देख लीजिए. इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ होना. तो अगर कोई भी ऐसा स्पेस है, कोई भी ऐसा स्थान है जिससे हम बाहर हैं, हम उस स्थान के अंदर नहीं होने चाहिए, हम उस स्थान से बाहर हैं, और हमें अगर कोई चीज़ बतानी है कि कोई अन्य वस्तु अंदर की तरफ पड़ी है तो हम उसके लिए कहेंगे इनसाइड. तो इनसाइड माई पॉकेट देयर इज अ सेल फोन, तो मेरी जेब में क्या है, एक सेल फोन है. इनटू गाइस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनटू का, देखें एक बार. अब देखिए गाइस,
इन और इनटू। ये इनका मैं ऐसा रूल बता रहा हूं जो मैंने अभी नहीं बताया। अगर कोई चीज पहले ही स्टेबल है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो हम उसके लिए बोलेंगे इन। लेकिन अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है, क्या कर रही है गाइस? मूवमेंट कर रही है, यानी कि सक्रिय है, तो हम बोलेंगे इनटू। अब जैसे कि मेरी जेब में सेलफोन है, तो सेलफोन जो है वो कहाँ है? जेब में है, स्थिर है, स्टेबल है, तो मैं कहूंगा द सेलफोन इज इन माई पॉकेट। लेकिन अगर एक मेंढक तालाब में कूद रहा है, तो मुझे बताओ कि वो कूदते वक्त स्थिर होगा या मूवमेंट में होगा? बताइए, क्या वो गतिशील होगा या गतिहीन होगा? वो गतिशील होगा, यानी कि वो अपने मूवमेंट वाली पोजीशन में होगा। और जब वो गतिशील होगा तो मैं इन ना बोल करके इनटू बोलूंगा। सेम कंडीशन हमें गाइस पता है कहां देखने को मिलती है? ऑन और ऑन टू पर। ऑन का मतलब होता है ऊपर और ऑन टू का मतलब होता है ऊपर लेकिन गतिशील। समझे गाइस? तो जब भी इन इनटू ऑन ऑन टू अगर पूछा जाए, तो अगर स्थिर है तो इन और ऑन लगाओ, और गतिशील है तो इनटू या ऑन टू का यूज यहां पर हमें करना चाहिए गाइस। नेक्स्ट आता है लाइक। लाइक का मतलब होता है जैसे, ठीक है, मतलब जैसे, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्ट सेम के लिए हम किसका यूज करते हैं? लाइक का। मिड, मिड का मतलब होता है मध्य। मिड स्टेट सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कि उसके सेंटेंस के मध्य। और जब हम मिड की बात करते हैं तो ये बिल्कुल मिडिल से बनता है मिड वर्ड, तो मिड यानी बिल्कुल बीचों बीच, मध्य। नियर और नेक्स्ट, गाइस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नियर और नेक्स्ट का। नियर जो है वो डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा? डिस्टेंस को बताएगा। जबकि नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर को बताएगा। किसे बताएगा? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम, और ये बताएगा दूरी को। दूरी मतलब कि पास में कोई चीज है और मुझसे अगली कोई चीज है। तो अगर कोई चीज पास में है तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पास या दूर होता है। तो डिस्टेंस में अगर कोई चीज पास में है तो नियर, और अगर मुझसे अगला कुछ है तो वो है नेक्स्ट। तो एक चीज जो मेरे पास में पड़ी है वो नियर टू मी है, और मुझसे अगला नंबर जिसका है वो नेक्स्ट होगा। तो नियर जो है वो हमेशा डिस्टेंस को बताएगा, और नेक्स्ट जो है वो हमेशा ऑर्डर या क्रम को बताएगा। नेक्स्ट के बाद गाइस आता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है मुझसे अगला, ठीक है, मुझसे अगला। तो जब कहते हैं कि नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हर, तो उससे अगला, किसी से अगला। तो ज्यादातर यहाँ पर क्या है? कोई ना कोई नेक्स्ट टू में पर्सन होता है। कौन होता है? पर्सन होता है। लेकिन केवल अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो। पर्सन भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी वहां पर हमें देखने को मिल सकती है। नाउ गाइस थोड़ा बड़ा वर्ड आ रहा है, देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? साथ ना देना। क्या होता है इसका मतलब? साथ ना देना या सपोर्ट ना करना, समर्थन ना देना, किसी चीज का साथ ना देना या समर्थन ना देना। देखिए, वी आर इन द लीड, हम सबसे आगे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग डेविड्स डिपार्चर, और डेविड का जो डिपार्चर है उसके साथ नहीं खड़े हैं या उस डिसीजन का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऑफ बहुत सरल है गाइस, ऑफ को समझना सीधे तौर पर। जहां पर हिंदी में लगता है का, के, की, वहां पर इंग्लिश में क्या लगा देंगे? ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे। गाइज हिंदी में अगर कहीं मात्रा में मिस्टेक हो जाए, बड़ी छोटी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है गाइज। ओके, नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करना, समाप्त कर देना, रोक देना, उस अर्थ में आ जाता है ऑफ आता है। ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब सरफेस पे कोई भी चीज़, तो ये हो गई हमारे यहाँ सरफेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सतह पर अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ की सतह हो गई और इस पर ये पेन रखा हुआ है, तो वेयर इज द पेन? ऑन माई हैंड, ना कि इन माई हैंड। अभी ये ऑन है क्योंकि मैंने अपने हाथ को कैसे बना रखा है? सतह की तरह। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ लूँ तो देखो मैंने इसे एनक्लोज कर दिया, तो ये इन माई हैंड हो गया। राइट और रॉन्ग? जब मैं ऐसे पकड़ूंगा तो इन माई हैंड, और ऐसे पकड़ूंगा सीधा करके तो ऑन माई हैंड। तो जहां पर भी सतह हो, सरफेस हो, उस पर कोई चीज पड़ी हो तो हमें ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए।
ऑन अकाउंट ऑफ योर बैड एटीट्यूड के कारण यू कैन स्टे होम टुडे, तुम्हारे बुरे बर्ताव के कारण मुझे लगता है आज तुम्हें हमारे साथ घूमने नहीं चलना चाहिए, घर पे ही रुकना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ, क्या कहते हैं, की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन, सभी की तरफ से, आईड लाइक टू वेलकम यू टू द कंपनी, यानी सभी कंपनी के जितने कर्मचारी हैं उन सभी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी कंपनी में, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑन टॉप ऑफ, यानी कि सबसे पहले या सबसे बड़ी बात या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले या महत्वपूर्ण। ऑन द टॉप एवरीथिंग एल्स, सभी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहली बात या सबसे मुद्दे की बात क्या है, आई हैव टन्स ऑफ वर्क टू डू, यानी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा काम करने के लिए है, तो प्लीज़ मुझे और काम मत दो। ऑन टू, गाइस बता चुका हूँ, ऑन और ऑन टू, अगर कोई चीज़ सतह पर है और स्थिर है तो ऑन, और अगर सतह पर है और गतिशील है तो ऑन टू, यानी कहीं और से आकर के गिर रही है तो ऑन टू है। यानी कि जब बरसात होती है तो ऑन द टेरेस नहीं होता है, ऑन टू द टेरेस होता है, क्योंकि जब बरसात हो रही है तो बरसात वहां पर गतिशील है, जल वहां पर गतिशील है। नेक्स्ट है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विरोध में होना, ठीक है, विरोध में होना यहां पर दिखाता है। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बाहर की तरफ, सीधा बाहर, ठीक है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। आउटसाइड ऑफ, अब आउटसाइड ऑफ किस चीज के, तो बाहर नहीं, से बाहर, क्योंकि ऑफ लग गया ना, से बाहर, आउटसाइड ऑफ द लाइन्स, यानी लाइन के बाहर। डोंट राइट आउटसाइड ऑन द लाइन्स, यानी लाइन से बाहर मत लिखो। तो जब हम आउटसाइड बोलते हैं और तो उसका मतलब होता है केवल बाहर, और आउटसाइड ऑफ बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाता है से बाहर। ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब यहां पे है गाइस के लिए, ओवर का मतलब यहां पे क्या होता है, के लिए के अर्थ में ओवर आता है। ओवर का मतलब क्या है गाइस, यहाँ के लिए, यानी कि मेरा भाई मुझसे किसके लिए लड़ रहा है, माई ब्रदर्स वर फाइटिंग ओवर द कार, यानी कार के लिए, कार के बारे में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्वामित्व होना, मालिकाना हक होना, या किसी चीज का स्वामी होना। हम हिंदी में नॉर्मली क्या कहेंगे इसको, किसी चीज का मालिक होना। ओइंग टू हर सनी डिस्पोजिशन शी इज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी, यानी कि उसके सनी डिस्पोजिशन को अगर छोड़ दिया जाए, ओनिंग टू यानी कि उसका वैसा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी या वैसे दिखने के बावजूद भी, सनी डिस्पोजिशन की मालिक होने के बावजूद भी, शी इज ऑलवेज लाइफ ऑफ द पार्टी, यानी कि वो हमेशा से पार्टी की जान बनकर रहती है या हमेशा से पार्टी की जान है। नेक्स्ट आता है गाइस इसमें पास्ट, पास्ट का मतलब होता है करीब से, और खास करके ये गुजरने के अर्थ में आता है। किसी चीज के अगर आप पास से गुजरोगे ना, करीब से अगर गुजरोगे ना, तो आपको वहां पे यही बोलना पड़ेगा, अरे फिर गड़बड़, ठीक है, किसी चीज के पास से अगर आप गुजरते हो तो। पर हिज इंस्ट्रक्शंस वी टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड, अब यहाँ पे पर जो है ना, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, एज पर, ठीक है। अर्थ क्या होता है, के अनुसार, तो पर बोलूं चाहे एज पर बोलूं एक ही बात है। प्लस के साथ, अतिरिक्त, अलावा, यानी कि कुत्ते के साथ साथ। वी वॉन्ट टू टेक द डॉग प्लस द कैट, यानी कि हम कुत्ते के साथ जोड़ करके, अब जोड़ करके तो कुत्ता और बिल्ली को तो जोड़ोगे तो कैसे, ऑपरेशन करके तो जोड़ने से रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कुत्ते के साथ साथ या कुत्ते के अलावा, इसको भी, बिल्ली को भी हम ले जाना चाहते हैं। दे हेटेड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। प्रायर टू, प्रायर का मतलब होता है पहले, ठीक है।
इससे पहले, आई नेवर न्यू प्रायर वॉज अ प्रीपोजिशन, यानी कि आज से पहले मुझे नहीं पता था कि प्रायर एक प्रीपोजिशन होता है। रिगार्डिंग के बारे में, रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? के बारे में। आईड लाइक टू स्पीक विथ यू नाउ रिगार्डिंग योर मिसकंडक्ट। तुमने जो मिसकंडक्ट किया है, जो गलत व्यवहार किया है या गलत कार्य किया है, मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या आ गया? रिगार्डिंग। तो रिगार्डिंग का मतलब क्या हो गया? के बारे में। राउंड, घूमना या घुमाव के अर्थ में आता है राउंड। जैसे कि डोंट वॉक राउंड द टेबल, टेबल के चारों तरफ गोल गोल मत घूमो। सेव, बचाना, सॉरी, के अलावा, मेरी सिस्टर के अलावा, मतलब मेरी सिस्टर को बचा लो उसमें से। बचा लो का मतलब क्या है? कि उसमें से मेरी सिस्टर को निकाल दो बस, बाकी सब। नोज वेयर आई हाइड माई जर्नल्स, मैं अपने जर्नल्स कहाँ छुपाता हूँ मेरी बहन के अलावा किसी को नहीं पता, या सबको पता है? नोज, नोज, हाँ, तो नोज का मतलब यह नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता कि मैं अपनी जर्नल्स कहाँ छुपाता हूँ मेरी बहन के अलावा या के अतिरिक्त। सिंस, सिंस का मतलब होता है से। अब गाइस, सिंस का मतलब से कैसे है, एक बार जरा उसको हम समझें। तो जब भी निश्चित टाइम पॉइंट हो, क्या हो गाइस? निश्चित टाइम पॉइंट जहां पर भी होता है, यानी कि टाइम पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 4 PM मंडे 17th ऑफ जुलाई, ये सारे के सारे वर्ड फिक्स टाइम पॉइंट को बताते हैं। तो इनको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉरी, मैं देन पे आ गया, सॉरी। सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है? से। तो लास्ट समर, यानी कि पिछली गर्मियों की छुट्टियां जो निश्चित हो गई, गर्मियों की छुट्टियां बोलते तो किसी भी साल की हो सकती थी, लेकिन लास्ट समर यानी निश्चित कर दिया उसने कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों की बात की जा रही है। देन देयर आर फ्यू प्रीपोजिशन ग्रेटर देन से, किस अर्थ में? तुलना अर्थ में। जब से का इस्तेमाल किया जाए दो की तुलना करने के लिए, तुलना अर्थ में जब से का इस्तेमाल होता है तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू, अब थ्रू के लिए हमें एक बात समझना जरूरी है। कोई भी चीज अगर पाइप नुमा हो, जैसे पाइप में से पानी जाता है, तो पानी थ्रू द पाइप जा रहा है। अगर टर्नल में से हम कहीं जा रहे हैं तो हम थ्रू द टर्नल जा रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर गोल या चौकोर ऐसी हो जो चारों तरफ से घिरी हुई हो और उसके बीच में से अगर आपको निकल के जाना हो, तो वो जगह हमेशा किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? थ्रू से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब जैसे कि ये कांच है, ग्लास है, तो ग्लास तो पूरा है, लेकिन एक उसकी चार दीवारी तो होगी ना कांच की। अब उसके बीच में से अगर मैं देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग थ्रू द ग्लास। गेटिंग माई पॉइंट? जो भी चीज इस तरीके से, शेप चाहे उसका कोई भी हो, गोल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अगर उसके बीच में से अगर आप जा रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा थ्रू का इस्तेमाल कीजिए। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी तरह से, पूरी हिस्ट्री के अंदर वी हैव बीन टॉट टू वैल्यू प्रीपोजिशंस। हमें पूरी हिस्ट्री में सिखाया गया है कि प्रीपोजिशंस की वैल्यू करनी चाहिए। टू, टू बताता है आपके गंतव्य को, आप कहाँ जाना चाहते हैं। what is the aim of your action? आपके जाने की जो क्रिया है उसका उद्देश्य क्या है, आपका गंतव्य स्थान कौन सा है। यानी कि इंग्लिश में गंतव्य को बोलते हैं डेस्टिनेशन, क्योंकि गंतव्य थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो गया गाइस, हिंदी भी कई बार थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। तो डेस्टिनेशन जो है आपका, उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस? टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंटिल, अब अंटिल को देखो गाइस, मैं अपनी स्टाइल में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम अंटिल को डिस्कस करते हैं। ओके, जब भी मुझे समय समाप्ति बतानी हो, क्या बतानी हो गाइस? यहाँ पे मुझे समय की समाप्ति बतानी हो, तो समय समाप्ति बताने के लिए मैं दो तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो किसी क्रिया को आधार बनाऊं या मैं समय को आधार बनाऊं। तुम्हें अगर 8 बजे तक काम करने के लिए कहा गया है तो मैं कहूँगा टिल 8 PM,
8 बजे तक तुम्हें काम करना है तो टिल बोलूंगा, लेकिन मैं कहूं कि मेरे आने तक तुम्हें काम करना है तो मैं क्या बोलूंगा गाइस, until. Getting my point? You and I. यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा until का। तो जब मैं कहूं कि मेरे वापस घर आने तक तुम्हें पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू स्टडी until I come back। लेकिन तुम्हें 8 बजे तक पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू स्टडी टिल 8 o'clock। तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरे आने तक, यानी कि क्रिया बता रहा हूं, तो मैं until बोलूंगा, लेकिन जब मैं समय बता रहा हूं जो कि घड़ी पे आधारित है तो उसके लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस, टिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्रिया के लिए until और समय के लिए टिल का प्रयोग हमें करना है। यू लर्न टू रीड, यू विल नेवर बी हैप्पी until you लर्न टू रीड। जब तक तुम पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ना? अप अबव, ऊपर की ओर, ठीक है? तो ऊपर और विदाउट रीच, जो रीच में नहीं हो हमारी पहुंच के बाहर की चीज, तो अप जाती है, ठीक है? और भी ध्यान रखना गाइस, वॉल्यूम वगैरह के लिए भी अप का यूज किया जाता है, बिल्डिंग्स के लिए भी अप का यूज किया जाता है। सीढ़ियां जब बताते हैं कि भाई ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, सीढ़ियां तो सीढ़ियां हैं, ऊपर ना ऊपर की ओर चढ़ती है ना नीचे की ओर आती हैं। तो जब मैं कहता हूं कि सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं, नीचे खड़ा हूं, यानी कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा, अपस्टेयर्स। और उस सीढ़ी के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा और फिर कहूंगा कि ये सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही है तो क्या बोलूंगा, डाउन स्टेयर्स। तो अप और डाउन जो है वो स्टेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आता है हमारा विथ। विथ का सीधा सीधा मतलब तो होता है साथ, लेकिन पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि विथ जो है वो किसको रिप्लेस कर देता है, बाय को रिप्लेस कर देता है। कब? जब एजेंट कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? तो यानी कि जब अगर मैं कहता हूं कि राम के द्वारा सांप को मारा गया तो मैं कहूंगा बाय राम, और मैं कहूंगा लकड़ी के द्वारा सांप को मारा गया तो मैं कहूंगा विथ स्टिक। ओके गाइस, तो ये सबसे मेन डिफरेंस है जो हमें विथ में देखना होता है। विदिन, विदिन का मतलब होता है ये सीमा तय करता है, किसी भी कार्य के समय की सीमा तय करता है। ये सीमा समय के आधार पर भी हो सकती है, ये सीमा स्थान के आधार पर भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि तुम्हें ये काम खत्म करना है कितनी देर में, विदिन 3 hours, 3 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है? तो जब मैं कहूंगा विदिन तो फिर सीमा बता रहा है कि भाई ये यहाँ पे सीमा है। और विदाउट, विदाउट के मतलब होता है के बिना, ओके, बिना की गलत है, के बिना या के अतिरिक्त या फिर के अलावा, इनके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, विदाउट का इस्तेमाल मैं यहां पर करता हूं। जैसे कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू, है ना? तो आप लोगों के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, विदाउट का इस्तेमाल करूंगा, राइट? तो अगर मैं कहता हूं किसी चीज के अतिरिक्त, किसी चीज के बिना, तो हम विदाउट का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी लवली ऑडियंस फॉर मी। एंड जैसा कि मैंने कहा, अभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं या क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और क्वेश्चंस का जवाब देने वाले 2 या 3 लोग ही हैं, तो मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चनियर करने में। तो अगर हमें उसे और अच्छे से एंजॉय करना है तो हमें कम से कम 200-250 स्टूडेंट तो होने चाहिए लाइव सेशन के अंदर। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 200-250 स्टूडेंट जब तक नहीं लिख रहे हैं, जब तक आंसर्स नहीं आ रहे हैं धनाधन, तब तक मज़ा नहीं आएगा वो करने में। तो इसलिए प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द लाइव सेशन। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू।